3.5 लाख से ज्यादा कुंडलियां वो पढ़ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं वो ज्योतिष के धुरंधर हैं। मैंने महारत हासिल करी डिवोर्स के अंदर। क्लिप कटुओं का ज़माना है, वो उतनी सी क्लिप काटेंगे, किस ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो नहीं देखेंगे, उतना सा काट के वो उसको फिर वायरल कर देंगे। गुण मिलने से, कुंडली मिलने से विवाह सही रहेगा, जीवन सही चलेगा, ये माना जाए? कुंडली के अंदर यदि बल ना हो और इतना बल ना हो कि वो दूसरी कुंडली को संभाल सके तो विवाह का चलना मुश्किल हो जाता है। आप मुझसे कहिए कि शादी करा दीजिए, मैं नहीं करा सकता, मैं कर्मकांडी नहीं। कैसे पहचाने अपनी कुंडली में राजू? खासतौर से एक बड़ा सवाल है कि नौकरी करना है या बिजनेस। ये सारी की सारी जो है वो क्विक रेसिपी है, जैसे मैगी है, खा सकते हैं, भूख खत्म हो सकती है, लेकिन पेट में मैदा जा रही है, ये बात समझने। हर एक कुंडली के अंदर धन कमाने का योग होता है। और नई जानकारी है तो हर एक कुंडली में कोई भी कैसी कुंडली नहीं होती जिसके अंदर दरिद्र योग हो। आपको प्रश्न शास्त्री बना सकता हूं 2 मिनट के अंदर। अच्छा, कि 2 मिनट के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि प्रश्न जो है वो आपका यस और नो होगा कि नहीं होगा। किसी बहुत फेमस इंसान की कुंडली जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे मिलती जुलती है, उसकी कुंडली किसी भी फेमस किसी अच्छे ज्योतिष के सामने रख दीजिए और बोलिए साहब ये व्यक्ति कौन हो सकता है, बताइए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो ये बता नहीं पाएगा। आने वाला वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैसा है? कहा यह गया कि 27 में, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया उनको पद छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी को तो आपने और जोश इन दिनों ज्यादा है। अच्छा, जोश ज्यादा है, तो वो मतलब क्या उनकी कुंडली में है ये योग प्रधानमंत्री बनेगा? मैं राहुल गांधी की कुंडली बहुत अच्छी मानता हूँ जी, वेरी नाइस हॉरोस्कोप। पश्चिम बंगाल पर बड़ी लोगों की निगाह है, तो उस पर भी कोई अध्ययन किया है आपने? ममता जी और बाकी उस पर? ममता जी का जो पलड़ा है वो भारी था और है। दर्शकों की जिज्ञासा का विषय है योगी आदित्यनाथ, वो विकल्प है मोदी का। अगर कुंडली में किसी भी तरह की खराबी है, उसके पीछे वजह क्या है? तरक्की नहीं हो रही है, ये लॉस हो रहा है। आपको आपकी प्रमोशन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही। उसके पैर पकड़ लीजिए ना, उससे संबंध ठीक कर लीजिए। नमस्कार। सत्संग के आपने कई एपिसोड्स देखे होंगे जिसमें हमने ज्योतिष विधा के जानकारों के साथ बातचीत की, और उन एपिसोड्स को आपने इतना प्रेम दिया, इतने कमेंट्स किए, इतने सवाल किए कि हमें लगा कि इस विधा के मास्टर लोगों को हमें बुलाना चाहिए और उनसे आपके प्रश्नों के उत्तर लेने चाहिए। इसलिए इस एपिसोड में भी हमने ज्योतिष विधा के ऐसे ही एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को बुलाया है जो हर क्षेत्र के मास्टर है। और आज के इस एपिसोड में यकीन मानिए 1-1.5 घंटे का ये जो सत्संग होगा, इसके बाद आपको ज्योतिष के जो आपके अनुत्तरित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि ज्योतिष पर यकीन क्यों करें, क्या ज्योतिष पर यकीन करे भी, ज्योतिष क्या कर सकता है आपके जीवन में, कितना परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि 25 साल का उनका अनुभव है, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनका दावा है कि 3.5 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ वो पढ़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका अनुभव होगा। अब आगे तिवारी जी बताएंगे सस्पेंस का। इन दिनों एक शब्द बड़ा चल रहा है ना, हाँ, फिल्म भी हिट हुई है। हाँ, मैं जितना उनके विषय में जानता हूँ, नाम तो आप बताएंगे बाद में, हाँ, वो ज्योतिष के धुरंधर हैं। हाँ। तो ज्योतिष के धुरंधर बजरंगी जी, बहुत बहुत स्वागत विनय बजरंगी जी का सत्संग के इस मंच पर। आप आए, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद और आभार। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये, बहुत लोग हैं मार्केट में, और ज्योतिष तो आजकल ऐसे हो गया है कि रोज़ रोज़ एक नए नए गुरु आ रहे हैं मार्केट में और ज्योतिष के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। विनय जी जो हमारे सत्संग के दर्शक हैं, उन दर्शकों के लिए मैंने तो संक्षिप्त परिचय आपका दे दिया, एक थोड़ा आप बता दीजिए कि विनय जी क्या करते हैं, कौन हैं, और क्यों आप बाकी जो है वो, मतलब ये कहना तो अलग होगा, बाकी से अलग क्यों है आप बताइए, ये प्रश्न तो नहीं रहेगा, लेकिन क्यों विनय जी पर हम यकीन करें?
देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत क्लिष्ट प्रश्न है। इसका उत्तर जो है मैं सोच रहा हूँ क्या दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रसंग है जी जिसमें नारद मुनि भगवान विष्णु से एक बात पूछते हैं जी कि किस व्यक्ति को हम असली ज्योतिषी मानते हैं। जी तो भगवान विष्णु उसका उत्तर देते हैं और वो मैं उत्तर आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो नारद, कि जिस व्यक्ति ने किसी एक विषय के ऊपर 50,000 कुंडलियां देख रखी हों, उसको आप ज्योतिषी मानिए, अन्यथा आप उसको अपनी कुंडली को दिखाइए जरूर, लेकिन उसकी बातों पर यकीन मत करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास एक्सपीरियंस है 50,000 कुंडली का, मैं दावा करके ये कह सकता हूं कि बहुत 50,000 कुंडली देखने के अंदर 12 साल लग जाते हैं यदि आप रोज 10 कुंडली देखिए। सही बात। और कहां से मिलेंगी आपको इतनी कुंडलियां? किसकी देख पाएंगे आप? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इतनी कुंडलियां होनी चाहिए देखने के लिए, वो व्यक्ति सामने बैठा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि व्यक्ति है कौन, क्योंकि कुंडली देखते हुए आपको पता होना चाहिए कि काल क्या है, देश कौन सा है और पात्र कौन सा है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या आप अमेरिका वासी हैं, सबके लिए फर्क है। आपके लिए जो धर्म है वो हो सकता है कि भारतीय के लिए धर्म ही ना हो, आप 5 शादी कर सकते हैं, और भारतीय के लिए वो जो है वो धर्म की अवहेलना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बात यह है कि आपने कुंडलियां देख रखी हों और आपको ये पता हो कि काल क्या है, देश क्या है और पात्र क्या है, उसके हिसाब से आपने कुंडलियों को देखा हो, भाला हो और भविष्यवाणी की हो। अब ये बात हो गई सिर्फ एक विषय की। कुंडली के अंदर न जाने कितने विषय होते हैं, विवाह होता है, स्वास्थ्य होता है, माँ होता है, पिता होता है, भार्या होती है, भाई बहन, सब कुछ होता है। इनकी 50-50 हजार कुंडलियां देखना असंभव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो कि ज्योतिष पढ़ता है वो एक विद्यार्थी ही होता है, वो पढ़ ही रहा होता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि मुझे पिछले 30 साल हो गए हैं कुंडलियां पढ़ते पढ़ते, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है, हर एक विषय के अंदर कुछ ना कुछ मैं जानता हूं। तो विनय जी, जैसे मैं तो बड़ा हतप्रभ रह गया जब मैंने सुना कि 3.5 लाख कुंडलियां आपने देखी है। तो जैसे आप ही ने बताया कि भाई रोज आपको 10-12 कुंडलियां देखनी पड़ेगी, तब 10 वर्षों में आप 50,000 कुंडली देख पाएंगे। और 365 दिन के लॉस में से भी और कम कर लो। ये मैं प्रश्न इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है सर, क्लिप कटुओं का ज़माना है। वो उतनी सी क्लिप काटेंगे, किस ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो नहीं देखेंगे, उतना सा काट के वो उसको फिर वायरल कर देंगे। तो दैट्स वाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कैसे संभव हो पाया 350 कुंडली, 3.5 लाख सॉरी। देखिए, आपके पास जो है वो डाटा अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। मैं 5 लाख के आसपास कुंडली देख चुका हूँ, और ये जो मेरा सफ़र है कुंडली देखने का वास्तव का, वो 2005 से शुरू है। और उससे पहले मैं विद्यार्थी था जब मेरे पास कुंडलियाँ आती थी। अगर मैं कोर्ट केस की कुंडली देखता होता था तो मैं कोर्ट पहुंचता था और वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करता था। मैंने महारत हासिल करी डिवोर्स के अंदर, यानी कि जब जो हमारे धर्म में संभव ही नहीं था कि एक बार विवाह हो जाए तो उनका विच्छेद होता ही नहीं था, और यहाँ पर हो रहा था, तो मैं कोर्ट पहुंचता था। और वो कोर्ट जैसे दिल्ली के अंदर कड़कड़ुमा कोर्ट के अंदर ये बातें चलती हैं, वहाँ जाया करता था। और वहाँ पर जो लोग बैठे होते थे बेंच के ऊपर, जिनके नंबर आने वाले होते थे, मैं उनसे जाकर पूछता था कि आपका विवाह कैसे हुआ, क्या परेशानी हो रही है, क्या कुंडली मिला के विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। ये सारी बातें मैं उनसे करता था, और यहाँ से मैंने प्रयास कर करके डेटास को लेकर आया। जब मेरे पास डेटा आए, आप जब कोर्ट पहुँचते हैं तो आपको सब तरीके की परेशानियाँ पता चलती हैं। आप स्कूल पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चा क्या सब्जेक्ट ले रहा है, उसकी कुंडली क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। गुरुकुल की प्रथा तो हमारे यहाँ पर ऐसी होती थी, जब एक बच्चा 5 साल का गुरुकुल पहुंचता था तो जो अध्यापक होते थे वो कुंडली देखते थे और कहते थे कि भाई ये विज्ञान में इसको डाल दो, ये वैज्ञानिक ठीक बन सकता है, या इसको उस कक्षा में डालो, ये वो सही बन सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती थी। तो वही मेरा एक बेसिक पर्पस था कि मैं जो हूँ कहाँ जाऊँ और कहाँ से डेटा लेकर आऊँ। तो शुरू में तो मुझे भागना पड़ा, लेकिन 2006 के बाद से फेसबुक आ गया था, और कुछ यूट्यूब आ गया था उस समय। वहाँ से काफ़ी हद तक जो है वो हमको डेटा मिलने शुरू हो गए। और उसके बाद जब
एक मैं पुस्तक बनाया करता था, भाग्य संहिता। उसमें मैं 10 साल का पूरा आपको जो आपकी जीवन में होने वाला है वो दिया करता था। अब उसको मैंने संशोधित कर दिया है, लेकिन उस समय मैं भाग्य संहिता बनाया करता था। तो मैंने भाग्य संहिता जो है वो काफ़ी बनाई। और जब वो भाग्य संहिता बनाता था तो मेरे पास लोग आते थे और वो अपने मुझे डेटास देते थे, और वो मेरे पास आज तक मेरे डेटा बैंक के अंदर हैं। अच्छा है। अच्छा, विवाह विच्छेद की आप तिवारी जी आइएगा प्रश्न पे, मैं जान रहा हूँ कि आप नहीं, आतुर है चूंकि प्रश्न बन के लिए। गया। हाँ, लेकिन मैं आपने जैसे विवाह विच्छेद की बात की कि डाइवोर्स पर आपने बहुत काम किया, यहाँ से मेरा एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न ये आया कि जैसे आपने कहा कि कुंडली मिलान, भाई कुंडली मिलान हुआ और फिर कैसे विवाह विच्छेद हो रहा है। तो हम अगर त्रेता में चले जाएं तो भगवान श्री राम, उनकी तो कुंडली गुण सारे ही मिले थे, राम और सीता के, माँ सीता के, लेकिन कितना उनको दोनों का अलग रहना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा। तो उनके जीवन में ये क्यों हुआ फिर? तो क्या गुण मिलने से, कुंडली मिलने से विवाह सही रहेगा, जीवन सही चलेगा, ये माना जाए? देखिए, आजकल कौन माँ सीता का किरदार का निर्वाह करना चाहेगा? कोई चाहेगा ही नहीं कि वो किरदार वहन करे, कि वो ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो उनको वनवास ले जाए। उनके पास राजयोग था और उनको जाना पड़ा 14 साल के लिए, वन जाना पड़ा, और वहाँ पर भी उनको कोई ले गया उठाकर, और उनको फिर कहीं और रहना पड़ा, और उसके पश्चात भी ये सब काम हुए। सीता बनना इतना आसान है नहीं। लेकिन फिर भी जब हम कुंडली को देखते हैं तो हम गुण मिलान के अलावा, गुण मिलान बहुत प्रारंभिक बात होती है, हम ये देखते हैं कि इनका टेम्परामेंट क्या है, ये क्या क्या सह सकता है या सह सकती हैं, और ये क्या क्या वूंड्स इन्फ्लिक्ट कर सकता है, ये देखा जाता है। इसके अंदर कारक मिलान होते हैं, शुक्र का मिलान होता है, गुरु का मिलान होता है, मंगल का मिलान होता है, सप्तम भाव जो कि मैनेजर होता है विवाह का, उसका मिलान होता है। अब मिलान का मतलब ये होता है कि अगर एक पक्ष कहीं पर हल्का सा कमजोर पड़ रहा है, क्या दूसरा हॉरोस्कोप उसको संभाल भी पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा। माना कि एक पक्ष हल्का पड़ा तो दूसरे पक्ष भी हल्का पड़ गया, तो फिर वो विवाह जो है वो आज के ज़माने में चल नहीं पाता, क्योंकि अब जो संबंध को निखारने वाले, संबंध को नियोजित करने वाले लोग कम बचे हैं, अब लड़ने वाले लोग ज़्यादा बचे हैं, चुगली करके काम खराब करने वाले लोग ज़्यादा हो चुके हैं। तो कुंडली के अंदर यदि बल ना हो, और इतना बल ना हो कि वो दूसरी कुंडली को संभाल सके, तो विवाह का चलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा कहा। नहीं, लेकिन ये स्थायित्व ना होने के पीछे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपका क्या विचार है? मतलब खाली मैत्री ग्रह या टेम्परामेंट, या इसकी मूल वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम कुंडलियों का मिलान करते हैं तो कंप्यूटर्स पे आप जाइए तो वहाँ पर डालते हैं और आपको अंक मिल जाते हैं, 36 में से इतने अंक मिले। हाँ, ये वो नक्षत्र मिलान होता है, अच्छा मिलान माना जाता है, प्रारंभिक मिलान माना जाता है, लेकिन आजकल वो नाकाफ़ी है, यानी कि वो पूरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर आई नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक लड़की है, आज से 50 साल पहले वो काम नहीं करती थी, आज के ज़माने में वो काम करती है। आज वो स्वावलंबी है, आज की डेट में वो, उसका 11वां भाव जागृत है, वो कमाती है। सही बात। आज वो जो है अपने पति की वो बात, अपनी सास की वो बात नहीं सह सकती जो शायद 20, 25, 30, 50 साल पहले सह सकती थी। तो इसलिए गुरु का मिलान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये जो विवाह है ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ये लॉन्जिविटी होगी कि नहीं होगी विवाह के अंदर। पहले क्या होता था कि यदि पति शराब पीता है या पति जो है प्रेम नहीं करता है, उसके बाद भी घर टूटता नहीं था, क्योंकि उसको समझाने वाले बहुत थे, कोई बात नहीं, नहीं सुनता है कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं, घर टूटता नहीं था। लेकिन
अगर पति 4 दिन के लिए घर ना आए या उसको पता चल जाए कि पति किसी को मैसेज कर रहा है, वो लड़की कहेगी ये पकड़ो अपनी दुनिया और मैं चली अपने घर। वो वहां घर छोड़ देगी या पति को घर से बाहर निकाल देगी। और कुछ नहीं होगा तो कलेश जरूर हो या जाएगा। कलेश हो जाएगा, कुछ समय कलेश होगा, उसके बाद वो छोड़ भी देगी। इसलिए वीनस का मिलना यानी कि प्रेम का मिलना बहुत जरूरी है कि जितना प्रेम ये करेगा उस प्रेम का रेसिप्रोकेशन होगा कि नहीं होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु का मिलान होता है, फिर शुक्र का मिलान होता है, और उसके बाद 7th हाउस मैनेजर। 7th हाउस होता है आपकी भार्या, स्पाउस का होता है, और वो आपके साथ कितना जो है वो मेल जोल हो रहा है, कितना जो है अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल है उसके अंदर। अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनती है तो फिर विवाह चलेगा नहीं। अब एक बात और है जो आज के ज़माने के अंदर होती है, नवांश D9 चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल चार्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लोग ध्यान नहीं देते, इसको ध्यान नहीं देते। अब क्या होता है कि 3-4 साल के बाद, विवाह के बाद, जब फिजिकल नीड्स मोर और लेस पूरी हो जाती हैं, तब स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए। यदि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके स्पाउस के साथ आपका नहीं हुआ तो विवाह भंग हो जाता है। और ये पता चलता है नवांश से यानी कि D9 चार्ट से कि उसकी मैचिंग हुई है कि नहीं हुई है। आज आप देखिए केस 4 साल 5 साल, अगर आपके बीच में कुछ परेशानी है तो शादी 6 महीने में टूट जानी चाहिए, 1 साल में टूट जानी चाहिए, 2 साल में टूट जानी चाहिए। 5 साल के बाद क्यों टूट रही है? 10 साल के बाद क्यों टूट रही है? 12 साल के बाद क्यों टूट रही है? 15 साल के बाद क्यों टूट रही है? क्योंकि नवांश की जो मैचिंग है वो नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो नहीं है, जो कि D9 चार्ट के पढ़ने से ही आता है। तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो कि कुंडली मिलाने पे बहुत विश्वास करते हैं, वो मेरी एक बात समझें कि सिर्फ आपके अष्टकूट मिलान के अंदर अच्छे अंक आ जाएं तो आप हर्षित मत होइए, और यदि नंबर कम आ रहे हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि ये सिर्फ 10-15% ही मिलान हुआ है। अभी 85% तो आगे की कहानी है, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसको पढ़ने के लिए बहुत कम लोग इस धरा पे उपलब्ध हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई विनय जी आपने, और सही कहा कि आजकल हो यही रहा है कि तुरंत भैया विवाह होना है, 2 कुंडलियाँ भेजी, पंडित जी से पूछा और पंडित जी ने 10 मिनट में बोला नहीं भी हुआ। 36 गुण मिल गए। सबसे बड़ी जो मेरा अपना अनुभव है सुनील, क्या हो रहा है कि इस दौर में, ठीक है, आपको बदलता दौर है, तकनीक आ गई है, अच्छी है, हम तकनीक संपन्न है, मोबाइल पे AI बता दे रहा है, AI भी बता दे रहा है, मैं मान रहा हूँ, चलो सब ठीक है। लेकिन मेरा जो अपना असीम विश्वास है, विशेषज्ञ, जैसे कि शुरुआत में विनय जी ने कहा, आप क्या हर किसी को जोशी कह सकते हो? पहला मेरा सवाल। दूसरी चीज, अगर आप विशेषज्ञ से नहीं पूछोगे भैया गले में मेरे दर्द है और मैं किसी और विशेषज्ञ के पास जा रहा हूँ, ये मेरी गलती है ना, और फिर मैं क्या खाऊंगा दवाई? इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात ये है कि देखिए, आपने पंडित जी का नाम लिया जी, मंदिर में पंडित जी बैठे हैं जी, वो कर्मकांडी हैं, वो कर्मकांड के अंदर प्रवीण है। आप मुझसे कहिए कि शादी करा दीजिए, मैं नहीं करा सकता, मैं कर्मकांडी नहीं हूं। उन्हें पता है कहां से स्टार्ट करना है, कहां से खत्म करना है, और उसका सही उच्चारण क्या है। लेकिन आप कर्मकांडी पंडित जी से जाकर कहेंगे कि पत्री देख दीजिए, तो वो बेचारे शर्मा शर्मी में देख देंगे, क्योंकि ग्रह तो उन्होंने ही पढ़े हैं थोड़े बहुत। वो कहेंगे कि नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, वो विशेषज्ञ नहीं हुए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बात विवाह की है, विवाह के बचाने की है, विवाह को चलाने की है, तो आपको जाना चाहिए जिसको ये बात पढ़नी आती भी है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जीवन भर के संबंध की बात है। आजकल तो विवाह को ऐसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर चीज़ के लिए विशेषज्ञ है, कैमरा विशेषज्ञ भी बुला लिया जाता है। मैं दरअसल गाने का विशेषज्ञ, मैं उस पद्धति का पक्षधर इसलिए भी नहीं हूँ ना, विवाह है भैया, इवेंट थोड़ी है कोई। जी नहीं, लेकिन मेरा ये प्रश्न ये था कि वहाँ खर्च होगा, वहाँ वो खर्च होगा, लेकिन उसके पहले आजकल एक बड़ा अच्छा चल रहा है कि जैसे विवाह में बहुत जागरूकता आ गई है, और विवाह करने से पहले जो दोनों पति पत्नी है मेडिकल टेस्ट तक करवा ले रहे हैं कि यार पहले हम चेक कर ले, अपना मेडिकल टेस्ट करवा ले कि कोई ऐसी आगे जाके कोई संक्रामक रोग तो नहीं है। लेकिन ये जो जरूरी काम नहीं, ये बात हम भी बोलते हैं कभी कभी, हम भी कभी कभी बोलते हैं जी। क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा नाड़ी दोष का। जी जी, हाँ। और बहुत बार क्या होता है कि जब अष्टकूट मिलान करते हैं तो नाड़ी दोष आ जाता है जी।
बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग नाड़ी दोष को भंग कैसे होता है ये नहीं जानते हैं। चलिए ये अलग बात है, हो सकता है भंग ना हो रहा हो, नाड़ी दोष हो ही, वो भी भंग हो सकता है। बात पूजा पाठ की नहीं है, वहाँ से तो हम करेंगे ही करेंगे बाद में, यदि कुछ नहीं हो रहा होगा और उनको शादी करनी होगी तो। लेकिन यहाँ पर मेडिकल टेस्ट काम करते हैं। अगर नाड़ी दोष दो कुंडलियाँ आपस में बता रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे होने में परेशानी है, या बच्चा यदि होगा तो उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो जाकर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लो, RH फैक्टर टेस्ट करा लो, डॉक्टर से पूछ लो कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है या उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं है कि बाद में हमारे बच्चों के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आएगी। और अगर डॉक्टर कहता है कि आएगी तो फिर आपको सोचना है कि आपको बच्चे नहीं करने चाहिए यदि शादी करने पे इतने आप आतुर हैं तो। नहीं, ये तो वाकई में एक वैज्ञानिक, क्योंकि मतलब ज्योतिष का संबंध तर्क, मेरे हिसाब से तर्क तथ्य से है। अगर तर्क और तथ्य ज्योतिष में समाहित है तब अच्छा ज्योतिषी सत्य बोल पाता है। बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है, सत्य वचन। तो इसी में आगे बढ़ते हुए लोगों की, कि आपका बड़ा मतलब विशेषज्ञता है, बड़ा अनुभव है, लोगों के भले की बात है, सबसे आपके पास तो अब इतना अध्ययन है। अपनी कुंडली को एक बेसिक सवाल है, कैसे जाने कि, क्योंकि ये दौर आप देख रहे हैं कैसा सुनील, हाँ, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, दूर लंबी अवधि तक इंस्टेंट मनी का ये उपाय है। सेकंडों में पैसों की बारिश, झमाझम पैसा, है ना। तो इससे हटके अपनी कुंडली में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कैसे पहचाने। एक तो आपने शुरुआत में बड़ा अच्छा शब्द कहा राजयोग, और इसको राजयोग होता है वो मिलके रहता है मेरे हिसाब से। कैसे पहचाने अपनी कुंडली में राजयोग, खासतौर से एक बड़ा सवाल है कि नौकरी करना है या बिजनेस, ये छोटे छोटे सवाल हैं। और क्या मतलब उसमें करोड़पति बनने का योग है कि करोड़पति शब्द अरे भाई, हम कह रहे करोड़पति, संपन्न ही रहे। हाँ। संपन्न तो रहे कम से कम जातक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक मिथक है कि हम जो है वो कुंडली बहुत आराम से पढ़ना जानते हैं या पढ़ सकते हैं जी। और जो ये सेकंड्स के अंदर राजयोग पहचान लेते हैं वो ये पहचाना नहीं जानते कि अगर दिख भी रहा है तो क्या भंग हो रहा है, ये पढ़ना नहीं जानते। और यदि नहीं है तो कहीं और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जब कहीं और से मेरा मतलब ये है कि कुंडली सिर्फ एक नहीं होती है, षोडश वर्ग होते हैं, 16 कुंडलियां होती हैं जिसके अंदर हम उसको चेक करते हैं। कभी भी कोई भी भविष्य कथन अगर मुझे आपके लगन चार्ट के अंदर नजर आ रहा है तो वो उसके जो साथी चार्ट्स होते हैं षोडश वर्ग के अंदर, मान लीजिए कि मैं आपकी नॉलेज की चर्चा कर रहा हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके बुध को पढूं, आपके गुरु को पढूं, आपके पंचम भाव को पढूं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी भविष्य कथन नहीं करूंगा, मैं जाकर आपका D16 चार्ट देखूंगा और D16 चार्ट के अंदर जो बात मुझे यहाँ नजर आती है वो वहाँ पर है कि नहीं। अगर वहाँ पर वो सत्यता नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं आपका भविष्य कथन नहीं करूंगा। जब वहाँ पर मुझे एंडोर्समेंट मिल जाएगी, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, तब जाकर एक सच्चा ज्योतिषी बात कर सकता है। तो यानी कि वो जो मिनटों में राजयोग है, मिनटों के अंदर धन योग है कि नहीं, ये सारी की सारी जो है वो क्विक रेसिपी है, जैसे मैगी है, खा सकते हैं, भूख खत्म हो सकती है लेकिन पेट में मैदा जा रही है, ये बात समझने की बात है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि अगर कुंडली के अंदर हैं तो व्यक्ति को हर्षित होना चाहिए क्योंकि वो कुंडली के अंदर रूल्स हैं। तो जैसे आपने राजयोग की बात करी, तो राजयोग जो है वो अगर कुंडली के अंदर पहचानने के जो बहुत एलिमेंट्री मेथड्स हैं वो मैं बता सकता हूँ कैसे होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कोण क्या होता है, यानी कि त्रिकोण क्या होता है और केंद्र क्या होता है। कुंडली के अंदर यदि आप जब इसको फाइनल करेंगे तो एक वो लगा दें, क्या नाम, चार्ट लगा दें, तो ये एक केंद्र होता है और ये एक त्रिकोण होता है। अगर इसमें आपस में संबंध हो जाए केंद्र और त्रिकोण में तो कुंडली में राजयोग है। और यदि राजयोग है तो वो फलित हो सकता है। और जब मैं कहता हूं कि फलित हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डिविजनल चार्ट्स में देखना है कि वो राजयोग जो है वो बन कैसे रहा है, वहां बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर वहां बन रहा है तो उसको मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वो फलित हो ही जाएगा। उसको क्या देखना है, बेसिक वही चक्र जो आप वो चक्र बता रहा हूं कि केंद्र और त्रिकोण के अंदर अगर समन्वय या संबंध बना हुआ है तो राजयोग बन गया कुंडली के अंदर। इसको सरल भाषा में समझें, मित्र ग्रह होने चाहिए।
सरल भाषा के अंदर यह है कि विष्णु और लक्ष्मी कुंडली के अंदर मिल के बैठी हुई हो। हाँ क्या बात है। कुंडली के अंदर विष्णु और लक्ष्मी मिल के बैठी हुई हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुंडली में राजयोग है। लेकिन अगर D10 चार्ट में दशमांश कुंडली के अंदर नहीं है तो वो राजयोग फलित होने में दिक्कत होगी। अगर वहां पर है D10 चार्ट में तो हो जाएगा। अब D10 चार्ट में नहीं है, वहां पर हमारा काम होता है कि हम उसको कैसे फलित करेंगे। अब हम उसको उपाय बता सकते हैं, उसको समय बता सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं कि कौन से काम से फलित होगा और कौन से काम न करने से फलित नहीं होगा या हो जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न आता है कि नौकरी करे कि व्यापार करे कि क्या प्रोफेशनल लाइफ करे। कई लोगों के साथ होता है ना, आपके पास तो इतना अध्ययन है विनय जी, देश के आप नामचीन हैं, कि नौकरी करते करते कई लोग जब बिजनेस में जाते हैं वो बहुत सफल हो जाते हैं, और कई बार व्यक्ति नौकरी में ऐसा बंधता है कि उसके अंदर बिजनेस की क्षमताएं भी वो नहीं कर पाता। सही बात है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि देखिए मैं नौकरी करता हूं, मुझे बिजनेस करना चाहिए क्योंकि मैं जो नौकरी करता हूं मेरी वजह से ही लाला चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। लाला खा मेरी वजह से रहा है और जो है वो मैं बिजनेस करना चाहता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि भाई लाला अपनी किस्मत का खा रहा है, उसकी कुंडली में अगर राज होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जैसे पट्टे उसको मिलते ही रहेंगे। मिलते रहेंगे। तुम अपनी कुंडली को जांचो एक बार और उसको ये देखो कि तुम्हारी कुंडली के अंदर कौन कौन से योग हैं। नौकरी करने का योग है या बिजनेस करने का योग है। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ जो कि ज्योतिषी भी नहीं जानते हैं। जी। हर एक कुंडली के अंदर धन कमाने का योग होता है। बहुत नई जानकारी है। तो हर एक कुंडली में कोई भी कैसी कुंडली नहीं होती जिसके अंदर दरिद्र योग हो, चाहे कितने वीक ग्रह हों, चाहे कितने वीक ग्रह हों, हर एक कुंडली के अंदर धन कमाने का योग है। लेकिन हर जगह पर गंगा जी नहीं बहती, हर जगह यमुना जी नहीं बहती। ऐसा हर काम करने से वो योग फलित नहीं होता। अगर आपकी कुंडली के अंदर स्पष्ट दिखने वाला धन योग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गुप्तावास में बैठा हुआ है, कहीं पर ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां पर वो नजर नहीं आता। वो आपका धन योग एक अच्छा ज्योतिषी पढ़ सकता है कि वो कैसे फलित होगा, किस तरीके से फलित होगा। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीना है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर 50 लाख रुपए महीना कमाने का मादा हो, तो आपने तो अपने साथ या अपने ग्रहों के साथ अन्याय किया हुआ है। बिल्कुल राइट। आपको या तो वहां तक देखने का विजन नहीं है पहली बात, या फिर आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने आपके धन योग को संतुष्ट योग के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो जो लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये काम भी पूरा है, वो काम। उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि भाई अपनी कुंडली दिखा लो। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारी कुंडली के अंदर न जाने और कौन कौन से बहुत अच्छे योग लिखे हुए हों। और वो लोग जो कि अभी अपने बिल्कुल मैच्योरिटी के अंदर आ चुके हैं, यानी कि 30-35 साल के हो चुके हैं, वीनस उनका एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन फिर भी धन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उनका प्रोफेशनल लाइफ किसी और तरीके से धन लाकर उनको दे। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से धन जिस तरीके से वो लेने की चेष्टा कर रहे हों उस प्रकार से उनकी कुंडली में आने वाला हो। ऐसे केस के अंदर उनको अपनी कुंडली को दिखवाना नितांत आवश्यक होता है कि धन इवेंचुअली आएगा, कैसे आएगा। तो हम यहाँ पर कुंडली को देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी कुंडली में एम्प्लॉई योग है या एम्प्लॉयर योग है। जो धन योग है वो एम्प्लॉई योग से फलित होगा या एम्प्लॉयर योग से फलित होगा, यानी कि वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। यहाँ से ये भेद खुल जाता है। बेसिक चीज आपने बड़ी इतनी मतलब सुंदर, मैं बहुत अभिभूत और प्रभावित हूँ विनय, इसीलिए कहते हैं अनुभव, ये अनुभव बोल रहा है। नहीं, मेरे अंदर एक भाव आ गया। मैं आप मतलब इतना तो जानते होंगे विनय जी कि हम सब बैठते हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के साथ, सब चर्चा होती है। पता नहीं क्यों आज चर्चा करते करते, ये नेचुरल बात बता रहा हूँ, अंतर्मन की बात बोल दूं। हाँ बिल्कुल। मेरे अंदर एक विद्यार्थी वाला भाव आ रहा है, पता नहीं क्यों। आइए आपकी कुंडली पढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है।
मतलब आप बता सकते हैं लाइव बिल्कुल कि चलिए अगर आपको टेस्ट हो जाएगा। अपनी कुंडली स्मरण है आपको? मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कितना याद है। चलिए ठीक है, बताइए आप मुझसे सवाल करिए, मैं बताइए। लग्न से शुरू करिए, राशि से करिए। बताइए क्या नंबर है आपके लगन, क्या क्या 11 लगन है आपका? 11 कुंभ। कुंभ लगन है आपका, तो आपका जो है वो अधिपति शनि महाराज हुए। कहाँ बैठे हैं शनि? छठ में। छठे भाव के अंदर बैठे हैं। ओहो, इसका मतलब स्ट्रगल के भाव में बैठ गए जाकर। हाँ। ठीक है, वेरी नाइस। और ये बताइए कि सूर्य कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में? एकादश यानी 11वां। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 6, ओके। अच्छा, और वीनस कहाँ बैठे हुए हैं? दशम। दशम भाव और में लेकिन बैठे उसमें हुए हैं। युति है, जितनी मेरी समझ कहते हैं उसको, शुक्र के साथ चंद्र की युति है। शुक्र के साथ चंद्र की युति है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बुध लेकिन का- मेरा एक सवाल है, मैं आपको आप चूंकि बड़ा बंद गए हम लोग, जल्दी जल्दी से मैं पूछूंगा, राशि भी बताना आवश्यक है, वृश्चिक राशि। नहीं, पर जैसे आपने मुझे चंद्र बताया तो आपने कहा कि वो वीनस के साथ बैठे हाँ, दशम हैं, भाव में। तो दशम भाव के अंदर बैठे हैं, तो वृश्चिक राशि पता लग गया मुझको। ठीक, ठीक। अब मेरे को बुध बताइए कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में। 12वें का, तो बुध जो है वो आपके सूर्य से ऊपर निकल गए। हाँ। ठीक है, शुक्र पीछे रह गए और बुध आपके सूर्य से आगे निकले हुए हैं। मंगल कहाँ बैठा है? चौथे घर में बैठा हुआ है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, मैं तो डर रहा हूँ, जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं मैं तो डर रहा हूँ। नहीं, मैं गणना कर रहा हूँ। अच्छा, गुरु भी पूछ लिया, वो भी बता। मैं गणना कर रहा हूँ कि मंगल और वीनस के बीच में आपस में युति है। आपस में दृष्टि है। अच्छा, वेरी गुड। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में, यानी कि बैलेंस दे रहा है। अपने घर में बैठा हुआ है, मीन राशि के अंदर बैठा हुआ वाणी भाव भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। राहु केतु की क्या पोजीशन है? जिसके नाम पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके भी, आप मेरी कुंडली का भले देख रहे हैं, दर्शकों को भी राहु केतु के नाम पे बहुत डराया जाता है, जो मुझे भी किसी ने कहा था। मेरा राहु नवम में, तो पहले ही लोगों ने कहा बड़ा खराब है यार, कई लोगों ने कहा, मैं नहीं मानता उस चीज़ को, क्योंकि आप जैसे लोग मिलते हैं। और केतु तीसरे में, आपको ओवरऑल पूरी कुंडली मैंने आपको दे दी। केतु जो है वो थर्ड हाउस में है, राहु जो है नवम भाव में है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जी। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और समझने वाली हैं। जी। वो ये है कि आपका जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि का हो गया और वीनस के साथ बैठा हुआ हो गया। चंद्रमा जब अपनी नीच राशि का होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है। नेगेटिव तो इसको अगर हम ना कहें, क्योंकि वीनस के साथ बैठा है, हम ये कह सकते हैं कि वो ओवर थिंक करना शुरू करता है और अपने ही जाल के अंदर बंध जाता है। एंजाइटी भी होती है। एंजाइटी होती है, और वीनस के साथ में है तो डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन एंजाइटी जो है वो आ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और एक ही विषय पे बहुत ज़्यादा सोचता है। और एक समय के बाद जब ये चंद्रमा ज़्यादा एक्टिवेट होता है 52-53 साल की उम्र में आके, तो रात को नींद जो है वो हल्की कर सकता है, परेशानी ला सकता है। 2:30-3 बजे उठने का जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है और फिर व्यक्ति जो है वो आधे घंटे अपने सोच विचार करता रहता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जून सन 2027 के बाद आपका धन योग खुल रहा है। आपको किसी ने ये बताया कि आपकी कुंडली के अंदर प्रचंड लक्ष्मी योग है? नहीं बताया। मैं आपको बता रहा चूंकि हूँ। मतलब मैं दर्शकों से इसलिए भी चाह रहा हूँ कि दर्शकों को भी आप मेरी कुंडली का उदाहरण देके, जी। क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं था सुनील का भी कि मैं अपनी कुंडली दिखाऊं कि दर्शक भी कैसे प्रचंड अपना लक्ष्मी योग हाँ, समझे। जो आपने बताया कि मेरा तो प्रचंड कुंडली लक्ष्मी एक योग। रोल मॉडल हो गया टेस्ट। मेरी कुंडली तो चलो खोल दिया आपने। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर प्रचंड लक्ष्मी योग खुल रहा है और वो जून सन 2027 से खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन तब वो ऐसे खुल रहा है कि जैसे ही आप कोई अलमारी खोलेंगे तो आपके मुंह पे पैसे गिरेंगे, वो वाली बात है। कि मतलब एकदम जो है वो जिसे बोलते हैं कि धन वर्षा। विंड फॉल ऑफ मनी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और ये भी है, क्योंकि आपका जो लग्न है वो शनि के द्वारा कंट्रोल्ड है और शनि छठे भाव के अंदर बैठा है, वो 12th हाउस का भी लॉर्ड होता है, यानी कि 12वें घर का भी, जहाँ पर मकर राशि आती है उसका लॉर्ड भी होता है। और वो
जून सन 2027 के अंदर सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप उसको निवेश गलत करेंगे। यानी कि आप कुछ ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा डालना शुरू कर देंगे जहां से आपको लगेगा तो सही कि पैसा आने वाला है या रिटर्न्स आने वाले हैं, लेकिन आपको रिटर्न्स जो हैं वहां से आएंगे नहीं। पैसा आपसे कोई पूछेगा, यार पैसा तुम्हारे पास है, आप कहेंगे हाँ, इन्वेस्ट करना है हाँ, लेकिन रिजल्ट आपको उतना मिलेगा नहीं। तो एक बात तो तय है कि पैसा आएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एक ज्योतिषी बताता है कि आप निवेश गलत करेंगे, उसको आप रोक सकते हैं। यानी कि आप अगर मेरी बात माने और मेरे साथ उस समय संपर्क में रहें और कहें कि साहब मेरे पास ये 100 रुपये आए हैं, ये मैं निवेश करने जा रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं उस समय कि अमित भाई आप जो है इस निवेश को यहां मत कीजिएगा, इस काम में कर दीजिएगा, उस काम में मत कीजिएगा, उस काम में कर दीजिएगा। ये काम मैं आपको ये बता सकता हूं क्योंकि आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है या लॉस का लॉर्ड है, वो सेकंड हाउस यानी आपके संचित धन के ऊपर गोचर कर रहा होगा। यानी कि आपके अपने पैसे जो कि तिजोरी के अंदर रखे हुए हैं या हो सकते हैं, उसी को वो खत्म कर रहा होगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, क्योंकि आपका सैटर्न छठे भाव में बैठा हुआ है, तो वो वहां पर एक्टिवेट होता है। छठे भाव के अंदर सैटर्न एक्टिवेट होता है और छठे भाव का सैटर्न क्या लेकर आता है? कोर्ट केसेस लेकर आता है, वो लड़ाई झगड़ा लेकर आता है। अब ये बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री बन गई। आपके पास पैसा आया, आपने कोई पार्टनरशिप करी और वहाँ पर आपने पैसे दिए, या आपने एक साइलेंट जगह पर पार्टनर बने और वहाँ पर पैसे लॉस हुए और वो छठे भाव का सैटर्न जो है वो कोर्ट केसेस में चला गया। यद्यपि आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है 4th हाउस में, लेकिन वो घर के कलेशों को संभाल नहीं पाएगा। यानी कि घर के अंदर इस मामले में कलेश होंगे, आपकी वाइफ के साथ आपके घर के अंदर अशांति पैदा हो जाएगी। वो आपसे कहेंगी मैं तुमसे तब से इस काम के लिए कह रही हूँ और तुमने यहां पर ना करके तुमने वहां पर कर दिया और तुम मेरी बात कभी सुनते नहीं हो। इससे पहले तुमने मुझे शांति कराते रहे कि ठहर जाओ, भाग्यवान अब आने वाले हैं, तब आने वाले हैं, और जब आए तो तुमने गलत जगह पर निवेश कर दिया। तो वो 4th हाउस का जो कि एक सो कॉल्ड मांगलिक इफेक्ट होता है, वो जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी मैं आपको सितंबर सन 2027 की बता रहा हूं और ये सारी की सारी घटना फरवरी सन 2028 तक घटेगी। उस समय आपको मेरी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, मिलूंगा आपसे, बहुत पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने अगर पैसे बचाने हैं तो मुझसे ही मिलना पड़ेगा। नहीं चलिए, मेरा तो रोल मॉडल नहीं, लेकिन ये मैं तिवारी जी आप नेक्स्ट पूछिएगा, ये मैं दर्शकों के लिए कहूँ कि कितना अच्छे से विनय भाई ने ये बताया कि ज्योतिषी क्या कर सकता है। वो करोड़पति नहीं बना सकता आपको, करोड़पति आपके कर्म बनाएंगे आपको, लेकिन ज्योतिषी आपको करोड़पति बनाए रख सकता है। हाँ, वो आप क्योंकि निवेश करने वाले लोग हैं, होता ही ये लोगों के साथ कि यार मैंने निवेश, पैसे तो बहुत थे, निवेश गलत कर दिया और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वही तो बात आ गई ना, गलत दिशा में। ज्योतिषी आपको दिशा सूचक का काम कर सकता है। ये आज दर्शक समझ बहुत गए सिंपल होंगे। सी भाषा के अंदर हर एक आदमी के पास गूगल मैप्स है जी, मैं गूगल मैप हूँ, आपको रास्ता बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे 39 मिनट में। जाना आपको खुद पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात। और इसके पहले का एक जो और मैं बता दूं कि जैसे कई लोग इसी में परेशान रहते कि यार मैं नौकरी में खट रहा हूं, मेरे को मालिक बनना है। अरे भाई, आपकी कुंडली में नहीं लिखा है मालिक बनना, आप नौकरी करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ये अगर आपकी कुंडली में जैसे कहा कि कुछ ग्रहों ने आपके उस योग को अगर छिपा रखा है, संपर्क करेंगे तो नौकरी वाला व्यक्ति भी अपार धन लाभ नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात तो रह गई और मैं चाहूंगा कि मेरी कुंडली से ज्यादा जो उसका सार है हम वो दिखाएंगे दर्शकों को। मेरी कुंडली तो चलिए एक वो उदाहरण के तौर पे था। मेरा एक सवाल था, विद्यार्थी भाव जो मैं कह रहा था, ज्योतिष आपसे बात करते करते मुझे ज्योतिष सीखने की लालसा प्रकट हो गई। आपके बारे में मैंने सुना है ये आप ज्योतिष सिखाते भी हैं जी। आपका एक मतलब जो भी पद्धति होगी सिखाने की, वो कैसे ही है आपकी पद्धति की? आप ज्योतिष सिखाते, मैं चाहता हूँ कि मतलब इतना बढ़िया गुरु अगर किसी को मिल हाँ, अच्छा गुरु मिले। मतलब मैंने क्यों कहा, मेरे अंदर विद्यार्थी भाव आ गया। मैं देखिए, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप कोई भी जो कि आपका प्रोग्राम देख रहा है वो ये ना समझे कि एस्ट्रोलॉजी जो है यूं आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, यूं समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपको अपनी कुंडली जो है ना वो ग्रीक नजर आएगी कि इसमें कुछ ग्रीक में लिखा हुआ है।
समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने देखा कि बहुत सारे आजकल एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं जो कि कहते हैं कि 4 घंटे में अपनी कुंडली पढ़ लीजिए, 3 घंटे में अपनी कुंडली पढ़ लीजिए। हाँ, ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर बैठा है और इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन वो कैसे एक्ट करेगा, किस सिचुएशन के अंदर कैसे बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब जो है वो एक अच्छे कोर्स करने के बाद आता है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज निकाले हुए हैं। अच्छा। मैं आपको ज्योतिष के अंदर ग्रेजुएट भी बनाता हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी बनाता हूँ, मैं आपको PhDs भी कराता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कराता हूँ जिसके अंदर आपको मैं, जैसे मान लो लोग कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी देखिए किसी ने हमको बांध रखा है क्या मेरे ऊपर कोई नज़र लगी हुई है क्या। मेरे पास ऐसे भी क्यूरेटेड कोर्सेज हैं जिसके अंदर मैं ज्योतिषों को ये पढ़ाता हूँ कि ये कैसे पढ़ा जाता है। कि और पास्ट लाइफ, हमारा जो सनातनी जो विज्ञान है वो स्टार्ट तो पिछले जीवन से ही होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है कि नहीं। तो ये मैं स्पेसिफिकली पढ़ाता हूँ कि पास्ट लाइफ कैसे पढ़ी जाती है, हाउ टू रीड द पास्ट लाइफ, और पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हमको इस लाइफ के अंदर उसको कन्वर्ट करना है और इसको नेक्स्ट लाइफ पे किस प्रकार से लेके जाना है। ये पूरा का पूरा जर्नी मैं पढ़ाता हूँ और मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। जब तक ये प्रोग्राम आपका होगा तब तक मेरे ख्याल से मैं 40 कोर्सेज मेरी लिस्ट में लगे हुए हैं जो कि मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। बाधा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुंडली के अंदर बाधा कैसे पढ़ी जाती है, कुंडली के अंदर राजयोग कैसे पढ़े जाते हैं, किसी को प्रश्न चार्ट पढ़ना हो। हाँ, मैं आपको प्रश्न शास्त्री बना सकता हूँ 2 मिनट के अंदर। अच्छा। कि 2 मिनट के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि प्रश्न जो है वो आपका यस और नो होगा कि नहीं होगा। यहां पर नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं 2 मिनट के अंदर आपको प्रश्न शास्त्री बना दूंगा मैं। कि आप कुंडली देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आया है ये यस होगा कि नो होगा, या इसको पूछने वाले की जरूरत ही नहीं है। ये मैं जरूर बता सकता हूं। ये सिर्फ 2 मिनट में, ये 2 मिनट में जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता होगा वो बताना शुरू कर देगा कि 2 मिनट में ये क्वेश्चन जो आया है ये ठीक होगा कि नहीं होगा। नहीं तो इसी से बात जुड़ी हुई, तो उसमें तो एक ही चीज का उत्तर मिलेगा ना। मैं सोच लूं कि उसमें मैं शिक्षा पूछ लूं, व्यापार पूछ लूं, आजीविका पूछ लूं, सिर्फ सवाल एक होगा ना उसमें प्रश्न। देखिए क्या होता है, वो एक ही क्वेश्चन होता है। जैसे कोई पूछे क्वेश्चन से कि मैं आज कोर्ट में जा रहा हूँ, क्या मैं मेरा कोर्स यस मेरा जो है वो समापन होगा कि नहीं होगा। आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ पर सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं ये काम करूँ, मुझे 2 नौकरी के ऑफर है, मैं ए ले लूँ या मैं बी ले लूँ, ये आंसर मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन आंसर जिस पे 2 चूज करने पड़ते हैं वो हम प्रश्न शास्त्र के माध्यम से 2 मिनट में ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रश्न शास्त्र तो 1 साल में भी नहीं आता है। लेकिन ये जिसके अंदर यस और नो वाली बात होती है ये हम बहुत जल्दी सीख सकते आपका हैं। ये जैसे अब क्योंकि बात निकल ही रही है इस द्वार की, लोग दावा करते हैं मिनटों में सीखे, जो आप भी बता रहे थे। आपकी कोर्स की अवधि क्या होती है विनय जी की? मतलब क्योंकि मतलब मैं किसी भी चीज़ को ज्ञान को अवधि में तो हालांकि नहीं बांटता हूँ, लेकिन ये दौर ऐसा भी है जो सीखना चाहता है वो जानना चाहेगा कि विनय जी हमको कितने समय में मतलब अच्छा ज्योतिषी कितने दिनों में बना जा सकता है। अच्छी बात कैसे? ज्योतिषी अच्छा तो बनने में लग जाएंगे सालों जी। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं कि आप जिसको अच्छा ज्योतिषी कहते हैं उसके सामने एक आपको एग्जाम्पल देता हूं जी, और ये आप करके देखिएगा। आप किसी बहुत फेमस इंसान की कुंडली जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे मिलती जुलती हो, उसकी कुंडली किसी भी फेमस किसी अच्छे ज्योतिषी के सामने रख दीजिए और बोलिए साहब ये व्यक्ति कौन हो सकता है बताइए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो ये बता नहीं पाएगा। दावे से कहता हूं मैं ये बात, क्योंकि अगर उसने 50,000 कुंडली वैसी देखी नहीं होंगी तो वो कैसे बताएगा ये आदमी है कौन। और मैं दावे से कहता हूं कि 50,000 कुंडली देखना असंभव है इस समय, असंभव है इस समय। आप मान लीजिए कि सन 1981 के बॉर्न है, मान लीजिए आप 1981 का कोई फेमस आदमी की कुंडली रख दीजिए और बताइए कि ये कौन है और ये क्या करता होगा। वो सब अनाप शनाप बोलेगा, वो ये सोचेगा कि आपकी कुंडली है। तो ये एक तरीका है लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं। आप किसी भी ज्योतिषी को टेस्ट कर सकते हैं। क्या बात। लेकिन
बात टेस्टिंग की बात नहीं है। जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते में मैं आपको सिखा तो दूंगा, लेकिन आपका अभ्यास कितना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 20 दिन में गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, मैं आपको रोज आधे घंटे क्लास देने आऊंगा, आप गाड़ी चलाना सीख तो जाएंगे, लेकिन फिर आपको खुद सीख चलानी पड़ेगी, रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, चढ़ाई के ऊपर आपको ब्रेक मंगा के रोकना पड़ेगा। ये सारी की सारी कला है, पार्क करना सीखना पड़ेगा। ये सारी की सारी कलाएं हैं जो कि हमको देखनी चाहिए। क्या बात है, मतलब आप इतना तो कर देंगे उसको कि वो गाड़ी चला लेगा, लेकिन प्रैक्टिस उसको रोज स्वयं करनी है, तब वो बढ़िया बनेगा। कई कुंडलियाँ उसको मंगानी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अब अच्छा, इसी पे मेरा प्रश्न आया विनय जी, आप लीजिएगा आगे। आपने कहा कि कुंडली आप भी मिनटों में, हर कोई जानना चाहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बड़ा पूरा देश बड़ा, और उनके बारे में तमाम तरह की कई भविष्यवाणियां लोगों ने की है। विनय जी के बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने कई भविष्यवाणियां की, और जितनी इन्होंने प्रेडिक्शंस की सब वो, चाहे दिल्ली चुनाव हो या जो भी हो, इन्होंने कहा और वो सत्य हुआ। आने वाला वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैसा है? कहा यह गया कि 27 में कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया उनको पद छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ देंगे, मतलब स्वयं से कहीं और चले जाएंगे। योगी जी आएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन होगा, बड़े प्रश्न हैं। आप बताइए मोदी जी कहाँ देखें हम? 47 का विजन है मोदी जी का, और लोग 27 में ही उनको भेज दे रहे हैं। हाँ, उसमें भी अच्छा, किसी को इतनी जल्दी, कोई कह रहा नहीं 27 तो लगेगा ही नहीं, 26 में देख लेना। पहली बात तो ये है कि किसी के पास मोदी जी की कुंडली है कि नहीं जी, ये भी एक बात संशय की है जी। लेकिन होता यह है कि बहुत बार कुंडली ना भी हो तब भी कुंडली बन जाती है जी, और उसका तरीका होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैंने जब से मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ, जब से हमने उनको पहचानना शुरू किया, जब से वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद फिर केंद्र में आए, तब से उनके हम ट्रैक करते हैं। हमको एक एक दिन के बारे में उनका पता है, और जब हमको आपके लाइफ इवेंट पता होते हैं तो जो आपका संभावित बर्थ टाइम होता है हम उसको संशोधित कर देते हैं, और हमारे पास जो चार्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप चार्ट पढ़े होते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई का जो भी चार्ट पड़ा हुआ है वो गलत पड़ा हुआ है, और ये बात नरेंद्र भाई भी मानेंगे कि हाँ उनका चार्ट गलत पड़ा हुआ है। सही चार्ट मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन है। हो सकता है कि उनको भी स्वयं ना पता हो, उनकी माता को भी ना पता हो कि ये टाइम है, क्योंकि उस समय टाइम बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता था कि 7 से लेकर 9 के बीच में, 7 से लेकर 8 के बीच में वो ट्रेन की घंटी सुनी थी तो वो आवाज़ आई थी, तो उसके हिसाब से भोर थी, शाम का था और दूध का टाइम हो गया था, ये ऐसी बात होती थी। तो उनके टाइम को हमने इवैल्यूएट किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। जब एक बार आपके पास जीवन की सारी गतिविधियां आ जाती हैं तो फिर भविष्य को पढ़ने में देर नहीं लगती है एक अच्छे ज्योतिषी को जी। तो 2027 क्या, 2028 क्या, 2029 में भी नहीं जा रहे हैं वो, 2030 में भी नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या आने वाला समय, मतलब 47 का जो विजन है मोदी जी का, देखिए मैं वहाँ तक तो रीड नहीं किया मैंने, लेकिन 29 में पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात से जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो भी मार्केट को ट्रेंड हैं, वो बिल्कुल मुतमैन हो जाएं। किसी को कहीं पर अपने बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं और वो सोच रहा है कि पता नहीं अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, कल कोई और पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, चिंता मत कीजिए। यही तो दिक्कत होती है कि प्रधानमंत्री चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, तो किसी को अपना कारखाना यहाँ से उठा के कहीं और ले जाना होता है। कोई नई पॉलिसी हो तो विदेश के लोग, विदेश से जो यहाँ पर पैसा निवेश करना चाहते हैं, उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, चिंता मत करो, जो पॉलिसीज आज चल रही हैं वही आपको 29 और वही आपको 30 में मिलेंगी। तो इस पे आप पूछिएगा, आपके बहुत प्रश्न है, एक दो मेरे को लेने दीजिए। तो ये मैं पूछ रहा हूँ विनय जी, राहुल गांधी को तो आपने निराश कर दिया, वो तो बड़े उम्मीदें लगाए बैठे कि 29 जोश इन दोनों ज्यादा है, जोश ज्यादा है। तो वो मतलब क्या उनकी कुंडली में है ये योग प्रधानमंत्री बनने का? मैं राहुल गांधी की कुंडली बहुत अच्छी मानता हूँ जी, वेरी नाइस हॉरोस्कोप। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कि मतलब लोगों को खराब लगे, लेकिन फिर भी
ही इज गेटिंग मोर देन व्हाट ही डिजर्व्स एज पर द हॉरोस्कोप। अच्छा। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर 10 रुपए का योग है और आपको 100 रुपए मिल रहे हों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो बहुत बढ़िया है कि आपको मजा आया जा रहा है, बिना फ्यूल के आपकी गाड़ी चल रही है। हाँ, नेता प्रतिपक्ष बन गए आप। तो मजा आ रहा है। जी मजा जी। आ रहा है। तो अब एक और आगे मैं- संकेत है, मतलब आप ही के सवाल में जी। तो उनका आगे है कुछ, मतलब जिसे कहते हैं शीर्षस्थ पे जाने वाली बात या शीर्ष के पहुंचने वाली। शीर्ष पर तो अभी ही है वो, नेता और प्रतिपक्ष। कितना ऊपर जाएंगे। के हिसाब से वही शीर्ष है। वही शीर्ष है। चलिए सुनील पूछिए। जी। अब मैं एक, चूंकि बड़ी निगाहें लोगों की इस पर है क्योंकि राजनीति की चल रहा है, फिर उसके बाद आएंगे आम जनता के इस पे। अब राजनीतिक चूंकि निकल गए, पश्चिम बंगाल पर बड़ी लोगों की निगाह है, तो उस पर भी कोई अध्ययन किया है आपने, ममता जी और बाकी उस ये तो पर? मैंने 1 साल पहले किया हुआ था। जी, जी। तो ममता जी का जो पलड़ा है वो भारी था जी। और है। मैंने ये बोला था कि थोड़े से बीजेपी वालों को उपाय करने पड़ेंगे, और अगर उन्होंने उपाय किए तो उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होल्ड हो सकता है। लेकिन फिर भी दीदी जो है वो मजबूत है। बलिष्ठ है। लेकिन इनको, बीजेपी वालों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत कर ली, उपाय कर लिए, और उपाय के अंदर जो कैडर है उसका सम्मान करना शुरू कर दिया ठीक तरीके से, तो काम हो जाएगा। ये उपाय बता रहा हूँ क्योंकि बंगाल के हिसाब से जो बीजेपी का छठा भाव है, यानी कि फाइटिंग भाव है, वो कमज़ोर है, हल्का पड़ा हुआ है। और वो फाइटिंग भाव कैसे अच्छा होता है, जब उसके केंद्र आप मजबूत कर देते हैं। केंद्र का मतलब ये होता है कि सहयोगियों को मजबूत कर देते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी कि आपको अपना कैडर, अपने गुरु, केंद्र में गुरु आते हैं, यानी कि आरएसएस को मजबूत, आरएसएस के जो आपको बताई जाती है वहाँ से आप उसको, वहाँ से अपने कैडर को मजबूत कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर उन्होंने कर ली तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो दखल हो जाएगा। शायद मोदी जी मेरी बात सुन रहे हो। नहीं, आपकी बात तो पहुंचती बहुत दूर तक है। राजनीति की बात, बस एक तो मेरा सवाल ये है कि ज्योतिषियों के लिए जितनी जिज्ञासा नहीं होगी, दर्शकों की जिज्ञासा का विषय है योगी आदित्यनाथ। अगर आप मानेंगे अपने अनुभव से भी, जिनको लेकर बड़े प्रश्न आपसे किए जाते होंगे, आपको लगता है जो उनको लेकर बार बार भविष्यवाणियां होती कि वो विकल्प है मोदी का? और उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग है अगर आपने पढ़ी है तो? देखिए, योगी आदित्यनाथ की कुंडली मैंने पढ़ी थी जी। और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी थी जी। एक बार तो उसमें कुछ विवाद भी हो गया था पढ़ने में, क्योंकि मैंने उनका पिछला जन्म खोल दिया था। और वो पिछला जन्म जब मैंने खोला था तो उसमें किसी दर्शक को बहुत आपत्ति हुई थी। अच्छा। तो इसलिए मैं वहाँ से जो है वो शांत हो गया हूँ। मैं पिछले जन्म में बोलता नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे वर्तमान ही ठीक है। वर्तमान के अंदर वो बहुत अच्छे हैं और वो इस बार अपने पिछले जन्म से भी आगे जाएंगे और भारत उनमें अपना भविष्य देख सकता है। उल्टी बात कह रहा हूँ, भारत उनमें अपना भविष्य देख सकता है। ही इज़ गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग। मतलब इसे कहते हैं कि जो सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा, मतलब जो लोग अनुमान लगाते हैं उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो He can do. फिर तो बात राष्ट्रपति भी हो सकती है। मतलब ये तो चलो विनय जी ने संकेत। राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का वैल्यू कितना है वो तो इतना वो वैल्यू जो है वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, वो वैल्यू हल्का हो गया, वो हो गई, कम हो गई, कम हो गई। घट गई। वो प्रधानमंत्री वाला जो है ना, जो संकेत तो हैं, जी, उसी आप क्रम- पूछिए आप। अब वापस ज्योतिष पे आए। जी बिल्कुल। ज्योतिष पे आते हुए जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जैसे कि वो तो अध्ययन आवश्यक है और आप सिखाते भी हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो दर्शक समझ पाएँ कि अगर बार बार परेशानी, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रेमेडीज़ पे भी आऊँगा, जो क्योंकि मैंने मतलब ये जानने की कोशिश की अभी तक कि आप फीचर बता देते हैं कि बेसिक ये बार बार परेशानी आ रही हो, तो आपके हिसाब से कुंडली में क्या उसकी रेमेडी और उसकी वजह क्या होती है? मतलब एक बेसिक चीज़ समझना चाहे, किसी का काम ना बन रहा हो, मैं करोड़पति, आर्थिक नुकसान हो, मानसिक परेशानी हो, अगर कुंडली में किसी भी तरह की खराबी है तो उसके पीछे वजह क्या है? ये बात जो है ना, अगर मैं बताऊंगा आप सबको तो बहुत सारे जो ज्योतिष होते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बताऊंगा जी, क्योंकि ये विज्ञान है जी, और विज्ञान छुपाना नहीं चाहिए। जी।
अगर आपका संचित धन का नुकसान हो रहा है, यानी कि आपके पास पैसा पड़ा है अकाउंट में, नुकसान हो रहा है, तो आपके दांत खराब हैं, दांत ठीक करा लीजिए। हर एक भाव, दूसरा भाव है, जैसे दूसरा भाव संचित धन का है, दूसरा भाव दांतों का है, दूसरा भाव फैमिली का है। अगर एक पैरामीटर खराब है उसका, तो हमारे लिए दूसरा पैरामीटर वहां पर रखा हुआ है उपाय करने के लिए। उपाय करने का दूसरा पैरामीटर हमने रखा हुआ है। यदि हमने जो है दूसरे पैरामीटर को ठीक कर लिया जो कि हमारे हाथ में है, तो हमारा जो पहला पैरामीटर है जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन रहा था वो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी जो है वो तरक्की नहीं हो रही है, ये लॉस हो रहा है, आपको आपकी प्रमोशन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है, जबकि क्षमतावान है आप। क्षमतावान है, सब कुछ ठीक है। 11th हाउस, बड़ा भाई, बड़ा भाई तुल्य, उसके पैर पकड़ लीजिए ना, उससे संबंध ठीक कर लीजिए। आपने अपने 11th हाउस को पोषित करना शुरू कर दिया, हो सकता है वो बोले हट भाग यहाँ से, कोई बात नहीं, फिर जाइए, 2 महीने बाद फिर जाइए, कौन सी प्रमोशन कल हो जाएगी। 6 महीने के अंदर वो कहेगा नहीं बेटा ठीक हो गया, ये कभी बूंदी के लड्डू ले जाइए, कभी कुछ ले जाइए, बड़े भाई को प्रसन्न कर दीजिए या उसके तुल्य प्रसन्न कर दीजिए, ठीक हो जाएगा वो। मान लीजिए नौकरी आपकी लग नहीं रही, आपको नौकरी करने का मन है, नौकरी लग नहीं रही। 10th हाउस, पिता, पिता से आपका जो है संबंध ठीक नहीं है, पिता की बात मानते नहीं है, पिता को आप अभी इतने बड़े हो गए हैं कि आप उनकी बुद्धि को हल्का मानते हैं। पिता के साथ बैठना शुरू कर दीजिए, शाम को आधे पौने घंटे बैठिए, वो चाहे आपको गाली गलौज भी दें, चाहे वो आपको भला बुरा कहें, फिर भी सुनिए। वहाँ से आप अपने रिश्ते को अच्छा करिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो जाएगी। हर एक भाव के अंदर कुछ भाव होते हैं मेटलिस्टिक और कुछ भाव होते हैं जो आपके आत्मीय भाव होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके बॉडी के अंग होते हैं। बहुत बार व्यक्ति कहता है कि मेरा जो पेट है वो ठीक नहीं रहता, लगातार परेशानी रहती है इसके अंदर। अब जो पेट होता है वो आपका 6th हाउस होता है। आपके दुश्मन बहुत हैं और आप अपने दुश्मनों के साथ दुश्मनी करने में खोए हुए हैं। आप उस भाव को थोड़ा सा रिलीव कर दीजिए, थोड़ी दुश्मनी कम करिए। अब आप कहिए कि नहीं मेरे ऊपर ही हो रही है दुश्मनी, अगर आपके ऊपर हो रही है तब भी आप देखिए कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, हल्का किया जा सकता है। आपका अपना पेट का जो विकार है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने लिए टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो हर एक भाव के अंदर ठीक करने के गुण वहीं पर छुपे हैं, लेकिन जो इतना मेहनत नहीं करना चाहता वो हमसे रिपोर्ट ले ले। हम रिपोर्ट बना के दे देंगे, मैं बहुत सारी रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं उस रिपोर्ट के माध्यम से उसकी बातों को सॉल्व कर दूंगा। क्या ये रिपोर्ट्स वाला क्या है, ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए। देखिए अभी मैं 3 रिपोर्ट्स देता हूँ। अच्छा। उन लोगों के लिए जिनका हृदय टूटा होता है या फिर जो अपने हृदय को सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लव लाइफ रिपोर्ट। अच्छा, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल। हाँ, इस दौर में बहुत है। हाँ, दिल टूटने वाला तो मामला। वो मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देता हूं कि आपका पंचम भाव आखिर कह क्या रहा है, अच्छा, आप उसको कैसे ट्रीट करें, और आप प्रेम में फंसे हुए हैं तो वो प्रेम आपको कहाँ तक लेकर जाएगा और कहाँ पर आपको ठंड में अकेला खड़ा कर देगा। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके पंचम भाव को एनालाइज करता हूँ, आपके नवांश के पंचम भाव को एनालाइज करता हूँ और फिर उसके अंदर इसको नोट करके देता हूँ मैं आपको। छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, 100-125 पन्ने की है, पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो जो है आपके पंचम भाव यानी कि लव लाइफ को अच्छी तरीके से पूरा का पूरा रीड कर लेगी। मतलब उसको बता देगी कि भैया यहाँ ठहरना है कि नहीं ठहरना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यदि फिर भी आप जड़वत्त हैं कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो उसके उपाय भी उसमें लिखे हुए। अच्छा, हो गए उसमें उपाय भी उपाय। लिखे हुए। एक रिपोर्ट है लव के अलावा डेस्टिनी रिपोर्ट। अच्छा,
डेस्टिनी रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप बधे किस चीज के लिए हुए हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। कि आपके लिए है क्या चीज मुफीद, आप किस चीज के अंदर अपने आप को पारंगत बना सकते हैं और कहां पर आपको अपना ध्यान हटाना है। ये मैं इवैल्यूएट करता हूं आपके पूर्व जन्म से। अच्छा। हाँ, कि आपका पूर्व जन्म था क्या, और इस जन्म के अंदर गुरु की क्या पोजीशन है, यानी कि उसके अंदर आपके पास फ्री विल या फिर मॉडिफिकेशन विल कितनी है, वो इवैल्यूएट करता हूं और आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं और डेस्टिनी में क्या बधा हुआ है, ताकि आप पढ़ लें उसको। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, ठीक। क्योंकि सनातन विज्ञान ये नहीं कहता कि जो कुंडली में लिखा है वही सत्य होगा। वो ये कहता है कि जो लिखा हुआ है वो हो सकता है, उसको तुम और बेटर कर सकते हो यदि तुम उसके ऊपर कर्म करना शुरू करो। कर्म तो से आपको बदला क्या कर्म करने हैं ये थ्योरी में बताया जाता है कि आप ये करना शुरू कर दीजिए तो इस डेस्टिनी से भी आगे जाया जा सकता है, यानी कि सुपरस्टार से भी ऊपर आप बनते हैं। तो ये डेस्टिनी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर सब उपाय दिए जाते हैं क्या करना चाहिए, और ये भी 125 या 150 पन्नों की रिपोर्ट होती है जिसको व्यक्ति आराम से पढ़े, क्योंकि वो उसके लिए उसका ग्रंथ है, उसकी रामायण है, वो जीवन अपने ग्रंथ। पास रखे, वो जिसको कहते हैं कि इट इज़ योर बाइबल, आप अपने पास रखिए। तो उसमें वो भी आ जाता है कि विनय जी, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर अभी ये टाइम चल रहा है और इस टाइम दशा महादशा। दशा महादशा और सब, मतलब जैसे मान लीजिए 2026 का उदाहरण ले लें, कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है तो उस डिटेल रिपोर्ट में रहता है कि इस वर्ष में। उसके लिए मेरी लाइफ रिपोर्ट है। अच्छा, वो अलग है। देखिए मैं जिसके अंदर जो है आपकी लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, अगले 2, 4, 5, 6, 10 साल के अंदर क्या होना है, हर महीने क्या होना है, कैसे होना है, कैसे इसको रोका जाए, कहाँ पर आपको जो है विश्राम रखना है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये 3 विशेष रिपोर्ट्स हैं जो कि मुझसे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो ये रिपोर्ट्स ले ले, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो कैसे ले जाएंगी। सकते हैं, जैसे मुझे लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, अच्छा, और आपको क्या लेनी है तो वेबसाइट क्या आप है? वेबसाइट? विनयबजरंगी.com पे जाइए। अच्छा, वहाँ ये के इसको मुख्य डाल पृष्ठ देंगे हम डिस्क्रिप्शन। विनयबजरंगी.com पे जाइए, वहाँ के मुख्य पृष्ठ पे ही ये तीनों की तीनों रिपोर्टें लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स के भी उसके अंदर जो बटन्स हैं वो हैं इसके अंदर। वहाँ पढ़ाई क्या का भी क्या है। लेते हैं आप ये रिपोर्ट का? नहीं, दर्शक भी तो जानना चाहेंगे दर्शक ना जानेंगे ना। भाई। देखिए हम तो सीधे सरल पूछते हैं भाई। आप पिज्ज़ा खाते हैं क्या? पिज्ज़ा, हाँ। तो पिज्ज़ा पे जो पैसे खर्च करते हैं उससे कम में ये रिपोर्ट आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? और लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई देखिए रिपोर्ट्स बहुत मिल रही मार्केट में विनय जी, वो कह रहे जी कि बर्गर के रेट में रिपोर्ट, और पता चल रहा है वो डाउनलोड करके वो जी AI जनरेटेड रिपोर्ट मिल जा रही है। देखिए AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। तो भाषा के अंदर तो वो डालना पड़ता है, हाँ हाँ। लेकिन उसके अंदर जो ग्रहों की पोजीशन है, जो उसके अंदर जो पैनी बातें हैं, वो सारी मैं अपने हाथ से लिखता हूँ उसके अंदर, और उसके बाद वो लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है। 26 भाषाओं में रिपोर्ट बनाता हूँ मैं ये, 26 भाषाओं के अंदर। हाँ, तब AI की हेल्प लेते हैं आप उसके हाँ, लिए। कि आपको मान लीजिए आपको भोजपुरी में चाहिए, मान लीजिए तो भोजपुरी में मिलेगी आपको। आपको तमिल में चाहिए तो आपको तमिल में मिलेगी। आपको फ्रेंच में चाहिए तो आपको फ्रेंच में मिलेगी। आपको इटालियन में चाहिए, अगर आप राहुल गांधी की, तो आपको इटालियन में भी मिल जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी जी अगर लेना चाहे रिपोर्ट अपनी तो उनको इटालियन में मिल सकती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब कि भाई डिटेल ये पिज्ज़ा के रेट में आप उनका पूरा जीवन, उसमें अनुभव खासतौर से विनय जी जैसे लोगों का, क्योंकि विनय जी के आगे डॉक्टर भी लिखा हुआ है, तो अगर रिपोर्ट का जिक्र है तो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट में मैं ये मानता हूँ कि विनय जी को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो, अभी तक की चर्चा में समझ पाया। एक होता है सामान्य किसी ने पर्चा लिख दिया, अगर आपको समझना है कि आखिर समस्या क्या है तो एक्सरे तो कराओगे ना भाई। हाँ, विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। एक्सरे जब होगा तब चीज निकलेगी कि नहीं? मुझे लगता है कि आप रिपोर्ट लीजिएगा तुरंत ही जी। और जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो जितनी आपकी अपेक्षाएं होंगी उस रिपोर्ट से, ये मैं गारंटी से कहता हूं, उससे डबल चीजें मिलेंगी आपको।
उसके अंदर पढ़ना, उसके अंदर जानना, और वो आपको सहेज के रखेंगे उसको। इसलिए नहीं कि आपने उसमें पैसे खर्च किए हैं, इसलिए कि आप हर 25 दिन के बाद उसका एक पृष्ठ खोलेंगे ये देखने के लिए कि ये बात जो लिखी थी और जो हुई इसके अंदर क्या समानता है, और सब चीज़ें आपको एक्यूरेट मिलेंगी क्योंकि ये वैदिक विज्ञान है। तो ये बताइए विनय जी कि जैसे आपने बता दिया इतना वर्ष हो गया आपको, 30 वर्ष, इतनी कुंडली आपने पढ़ ली, टेस्टिमोनियल्स कुछ आते हैं आपके पास? कोई दर्शकों से हमारे साझा करना चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया हो, क्योंकि हमें अमूमन पूछते हैं लोगों से कि आया तो साइकिल से भाई, और आपने उसको ऐसा रास्ता दिखाया कि फिर वो मर्सिडीज ही लेके माना, ऐसा कुछ हो सकता है चमत्कार? नहीं, ऐसा चमत्कार अवश्य होते हैं, बहुत होते हैं जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अगर साइकिल से आया मेरे पास और वो ले गया मर्सिडीज तो उसके अंदर मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया। पथ प्रदर्शन। लेकिन उसको जो मैंने पथ दिखाया, जो उसको मैंने काम दिखाया, उसकी वजह से असंख्य लोग हैं, एक नहीं असंख्य लोग हैं। कोई किस्सा आप सुनाना चाहे जो इंटरेस्टिंग हो कि यार ये मेरा क्लाइंट था और सही ये बात है। हाँ। और उसमें भी खास तौर से ये कि जिससे कह दिया गया हो, विनय जी के वो शख्स आपसे कहा कि सर मेरे तो हर आदमी ने कुंडली देख के कहा कि इसकी कुंडली में कोई योगी ना हो, और आपने कहा कि नहीं तुम्हारे अंदर है, ऐसा कुछ है? देखिए किसी के नाम नहीं, ना नाम लेते आप हुए, क्योंकि disclose मत ऐसे करिए। बहुत सारे लोग हैं जो जी, कि जी, चलते हैं, जी, जी। चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो, जी, जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो ऐसे लोग बन जाएं जी, जी। कि हर रोज जो है वो फोन करके पूछें कि आज मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जी, जी, जी। क्योंकि एक बार आपको एक जर्नल प्रारूप बता दिया तो आपको उस प्रकार से चलना चाहिए। जी। एक सज्जन हैं, अभी भी हैं, और फैक्ट्रीज के मालिक थे, और फिर यकायक उनकी सारी की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। बच्चे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और स्वयं भी वो 60-65 साल के हो रहे थे, और बहुत परेशानी के अंदर थे। और जब आपके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हों और वो यकायक बंद हो जाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने कोर्ट केसेस उनके ऊपर हो रहे होंगे, चाहे वो लेबर के कोर्ट केसेस हों, चाहे वो जिनके देनदारी हो उनके कोर्ट केसेस हों, चाहे वो बैंक के कोर्ट केसेस हों, वो सब हो रहे थे। तो उनको जो है वो केस पूरा का पूरा आप समझिए कि NCLT से भी वो ऑलमोस्ट हार चुके थे। तब वो मेरे पास आए थे ये सोचते हुए कि अब मैं भाग जाऊं या मैं यहीं बैठा रहूं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने के अंदर मैं अरेस्ट भी हो जाऊंगा और मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो उनकी मैंने कुंडली पढ़ी, वास्तव में बहुत परेशानी थे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रचंड दरिद्र योग एक्टिवेटेड था उनकी कुंडली में, धन योग के साथ में। लेकिन एक रे ऑफ होप नज़र आ रही थी, क्योंकि ट्रांजिट बड़े पॉजिटिव होने वाले थे उनके अगले 1.5-2 महीने के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि आपके जो लॉयर्स NCLT में केस आपका जो देख रहे हैं उनके नाम क्या हैं? तो उन्होंने जो है वो 3 नाम थे उनके जो कि प्रमुख थे। बैटरी तो बहुत थी उनके पास, 11-12 लोगों की बैटरी थी, लेकिन 3 नाम उसमें प्रमुख थे। तो मैंने उनसे बोला कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो हटा दीजिए, क्योंकि कुंडली के अंदर जो बुध होता है वो आपके लॉयर्स का जो है वो घोतक होता है कि वो आपके पक्ष में है या विपक्ष में है। बहुत बार क्या होता है कि आपके लॉयर्स ही आपके विपक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने उनकी कुंडली बना के देखा तो मैंने कहा पॉजिटिव तो ट्रांजिट आ रहा है, लेकिन लॉयर्स जो हैं उनके साथ ही नहीं हैं, वो केस उस तन्मयता से नहीं लड़ रहे हैं जिससे उनको जीतना होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो यार ये इतने महंगे महंगे कर रखे हैं, एक तो इतनी मोटी फीस दे रखी है, हर केस के अंदर जब ये खड़े होते हैं तो पता नहीं कितने 3-4-5 लाख रुपए एक एक लॉयर लेता है, प्लस उनके जो मुंशी हैं ये सब पता नहीं कितने कितने पैसे ले जाते हैं। मैंने कहा आप अब जो मर्जी कीजिए, लेकिन इन तीनों को हटा दीजिए, चाहे आप 500 रुपये वाले 3 घड़े कर दीजिए, लेकिन इनको हटा दीजिए। अब फिर उन्होंने मुझसे कुछ और बातें पूछी, लेकिन उनके दिमाग में ये बात थोड़ी सी बैठ गई। अगले दिन फिर फ़ोन आया मेरे ऑफिस में उनको, और उन्होंने कहा कि मुझे फिर से एक बार बात करनी है।
फिर उन्होंने मुझसे टेलीफोन पे बात की, कहते आपके कहने पे मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं मर तो रहा ही हूँ और ये मुझे बचा नहीं सकते, क्योंकि मुझे भागना है हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि केस इतने अब भयंकर हो गए हैं कि मुझे अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तो आप सही कह रहे हैं, अगर आप सही कह रहे हैं तो मुझे ना उन जो वकील करने वाला हूं उनके कुछ इनिशियल नाम बता सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही जाकर नए वकील कर लेता हूं। तो मैंने जो है, अब क्या होता है कि वकीलों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका 10th हाउस जो हाउस ऑफ विक्ट्री होता है वो कौन से राशि उस समय उसको प्रभावित कर रही है, तो वो हाउस ऑफ विक्ट्री का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उनको 3 अक्षर दिए, मैंने कहा कि ये वाले अक्षर जो हैं वो आप ले लीजिए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कब केस हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मेरे घर में आए बाजा गाजा लेकर, मतलब कि लोग आए उनके 5-7 कि वो एनसीएलटी में वो हमारे जो ये 3 लड़के गए नए जो हमने लिए थे, उसकी वजह से वहाँ पर केस जो है वो ऐसा पॉजिटिव हो गया कि हमें अब पता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 3-4 महीने के अंदर हमारे हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगा वो। और अब उनके घर के बाहर वो जो 3 उनके लॉयर जो कि मोटी मोटी फीस लेते थे, जो कि उनको ऑन द वर्ज पे खड़े थे हराने के लिए, वो जो है वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो फिर वो मुझसे अब ज्ञान लेते रहे, लेकिन अब उनके साथ एक परेशानी ये हो गई है कि वो हर 5वें दिन फ़ोन करते हैं। अब क्या करूं? और वो जो कुछ भी नया काम करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं ये मैं करूं ना करूं। मैं कहा देखो ये बहुत ना माइन्यूट बातें होती हैं, आप महीने 2 महीने का मुझसे सारांश ले लीजिए और उसके हिसाब से ऐड करना शुरू कीजिए। कभी कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हो तो अच्छी बात है। अपने वो अधिकांश केसेस से बाहर आ चुके हैं, कुछ उनके जो डेट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज उनकी जो है वो चालू हो गई हैं। अब आप उनसे मिलिए तो बिल्कुल जैसे अमित जी हैं ना, बिल्कुल लाल नज़र आते हैं वैसे जो है वो लाल तनाव नज़र आते खत्म हो हैं। गया। अब वो जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है और उन्होंने डाइवर्सिफाई भी कर लिया है। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर भी आ गए हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं, आजकल काफ़ी अच्छे हाईवेज़ बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने उस समय के बाद से। बताइए एक छोटी सी सलाह कि ये वकील बदल लीजिए, हाँ, और वहाँ से यही पथ प्रदर्शन, मतलब आप भाई आपकी कुंडली में क्या है। हाँ। कहते हैं कि आपको करोड़पति, तो भाई वो कहते हैं कि चुटकी में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे बन सकते हैं। मतलब आपको योग आपका क्या है और क्या करना है ये देख के। और कुछ प्रश्न है आप अगर करना चाहे कर दो, मेरे तो क्योंकि इतना मन लग गया है। नहीं, बिल्कुल प्रश्न तो बहुत है, लेकिन समय की भी अपनी बस मर्यादा मैं है। समय की सीमितता के साथ हाँ। सबका भला हो, क्योंकि आपके अंदर मैंने एक भाव और देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे विनय जी कि आप जन कल्याण का भाव अपने अंदर समाहित रखते हैं, और एक अच्छे जोशी की पहचान भी वही होती है। हमारे दर्शकों के लिए सत्संग के 5 नहीं तो कम से कम टॉप ऐसी 2 टिप्स बता दें ताकि उनके काम या जो भी परेशानी बेसिक चीज होती है, और एक गुरु का दायित्व ये कर लो तो आपका काम बन के रहेगा। कोई भी परेशानी हो सकती है, किसी की नौकरी देखिए नहीं मैं लग रही। आपको जो बहुत सिंपल बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा किया करें। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। हनुमान जी की जो पूजा करना जानता है वो एक तो संकट के अंदर कभी घबराता नहीं है। कोई परेशानी उसको आ जाए तो उसको पता है कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कि कोई कर नहीं सकता। कुंडली के 12 भावों में हनुमान जी जो हैं उपस्थित हैं, सारे 12 भावों के अंदर उपस्थित हैं। मेरी वीडियोस देखिए, मैंने हर एक भाव में, चाहे वो कोई भी राशि का क्यों ना हो, उसके अंदर हनुमान जी कैसे आते हैं ये मैंने बताया हुआ है। अच्छा। तो हनुमान जी की जो पूजा करता है वो कभी भी परेशानी के अंदर नहीं रहता है। तो सारे दर्शकों के लिए एक सिंपल सा मेरा प्रार्थना ये है कि हनुमान जी की पूजा किया करो। ये तो पहला उपाय होगा। ठीक। अच्छा, नहीं कर सकते, इसीलिए आपने अपने नाम में बजरंगी जोड़ लिया है। हनुमान जी साथ ले लिए। कम से कम आपने इतनी बार मेरा नाम ले लिया तो उनका आपने जो है स्मरण उसको कर लिया। स्मृति ले ली आपने। और दूसरा कि आप भोजन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, खाइए, आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 दिन मत खाइए। मंगलवार को मत खाइए,
और शनिवार को मत खाइए। इसलिए नहीं कि हम किसी भगवान को मान रहे हैं, इसलिए कि हम अपनी कुंडली के मंगल और शनि को जागृत कर रहे हैं। मंगल शनि है कौन, ये समझ लीजिए। शनि आपकी मेहनत का फल देने वाला है और मंगल उस मेहनत के अंदर एनर्जी जोड़ने वाला व्यक्ति। अगर आपने उनके लिए कुछ किया, अब ये त्याग ही तो किया आपने, मैंने कभी नहीं कहा कि आप बिल्कुल बंद कर दिए, मैं त्याग करना है उनके लिए। यदि आपने मंगल और शनि के लिए त्याग कर दिया तो मेरा दावा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात। बस यही करना है। 2 काम करने, आपने 2 पूछे थे, मैंने 2 बता दिए। है तो बहुत करने के लिए, लेकिन 2 काम आप ये कर 2 लीजिए, करेंगे सब चंगा। सब कुछ चंगा हो जाएगा। क्या बात है। वाह। आज देखिए ये वास्तव में सत्संग हुआ और बातचीत में ऐसी ऐसी बातें विनय जी ने बता दी कि वाकई में कुंडली के बारे में भी बातचीत हो गई कि कुंडली में कैसे आप पहचान सकते हैं राजयोग है, धन का योग कैसे है। और सबसे अच्छी बात सुनील जी, जो मुझे बहुत कहते हैं ना, मैं उन लोगों से मिलकर बड़ा प्रभावित होता हूँ, और ख़ासतौर से जो व्यक्ति आशावादी होते हैं। इनकी एक बात जो मेरे दर्शक, हमारे दर्शक जरूर खुश होंगे, हर आदमी अमीर बन सकता है सुनील। मैं तो इस बात से प्रभावित हूँ। इस लाइन से कितना भी दरिद्र योग हो उसको काटा जा सकता है, ये आज इन्होंने बताया और एक उदाहरण भी बताया अंत में। ठीक भाई जी, तो बहुत बहुत आभार विनय जी आपका। वो सत्संग के दर्शकों को आपने समय दिया, इतना अच्छा सत्संग हुआ, बारीक बारीक बातें, और यकीन मानिए पहली बार ज्योतिष की इतनी माइन्यूट बातें हम लोग बड़े अच्छे से, हाँ, और बड़े अच्छे से आसान भाषा में आपने समझाया। दर्शकों से हमारी गुजारिश है, यहाँ तक जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा आपका भी बहुत आभार। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने 10 परिचितों तक, ताकि वो भी जान पाए और जो विनय जी का ज्ञान है, जो ये सत्संग है, उसका लाभ उन्हें भी मिले। उनके भी जीवन में हो सकता है कोई परेशानी हो, तो ये जो उपाय इन्होंने बताया है या जो रास्ता दिखाया है उससे उनको समाधान मिल सके। कुछ प्रश्न हो विनय जी से आपके मन में आए हो इतना सत्संग देखने के बाद, लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि फिर इनसे आग्रह करेंगे और इनका समय लेके उन प्रश्नों को आपके उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आपने अब तक इस एपिसोड को देखा, बहुत बहुत आभार आपका। विनय जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।